जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भाषा आईएएस एजुकेशन में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में ओरिजिन ऑफ द अर्थ पे एमसीक्यूज़ किया था, ठीक है? और मैंने अपना टीचिंग अप्रोच भी उसके साथ डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि हम पहला क्या करेंगे कि अपना जो कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर है, उसको कॉन्सेप्चुअली, फैक्चुअली अच्छे से समझ लेंगे। दूसरी बात, हम उस चैप्टर को जो हमने डिस्कस किया है, उस पे समरी बना लेंगे और तीसरी बात, हम उसका रिवीजन करेंगे, है ना? आप रिवीजन करोगे, उसको रिकॉल करने के लिए, ताकि आपको चीज़ें याद रहें ज़्यादातर, ठीक है? फिर हम चौथा पॉइंट जो हम करेंगे एमसीक्यू पीवाईक्यूज करेंगे, जिससे ये पता चले कि हमको कितना पढ़ना है उस चैप्टर में, कितना इम्पोर्टेंट है। फिर एमसीक्यूज विच इज सिमिलर टू पीवाईक्यूज, है ना? जो कि सिमिलर पीवाईक्यूज के सिमिलर होगा। इससे आपको क्या समझ में आएगा, इससे आप समझ पाएंगे कि ओ सॉरी, इससे पीवाई एमसीक्यूज आप फॉलो करके आप क्या सब करोगे, अपने टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग करोगे, ठीक है? फिर बात है, और अपने नोट्स में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर लोगे, ठीक है? जो भी चीज़ें आपकी चैप्टर में कंप्लीट नहीं हुई है, पीवाईक्यूज़ में डिस्कस किया है, तो वहाँ से आप कर लीजिए। अगर एमसीक्यूज़ में डिस्कस किया है, तो वहाँ से आप कर लीजिए, ठीक है? तो मैंने जो अपना टीचिंग अप्रोच बताया था, मैंने उसमें से आपका चैप्टर ओरिजिन ऑफ द अर्थ में बहुत अच्छे से समझाया, कॉन्सेप्चुअली और फैक्चुअली दोनों। दूसरी बात, मैंने समरी भी बनाई, आप जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, मैंने उसमें समरी भी बनवाई है। तीसरी बात, मैंने रिवीजन करने के लिए आपसे कहा था कि रिवीजन आप करोगे, आप जो है पीवाई वो करिए, चाहे तो आप बार-बार वीडियो को देख सकते हैं, उसके साथ रिवीजन कर सकते हैं, या आप नोट्स बना करके खुद से रिवीजन करिए, बार-बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और फिर चौथी बात पीवाईक्यूज़, तो मैं पीवाईक्यूज़ आप लोगों के लिए करवाऊँगा, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को कराते वक़्त कराऊँगा, ठीक है? और मैंने क्या किया है, एमसीक्यूज़ करा दिया है, ठीक है? तो समझ में आई बात आपको? आई होप अगर आपने मेरे वीडियोज़ को फ़ॉलो किया होगा, तो आपको एमसीक्यूज़ में सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाया, वो आपको सारी चीज़ें याद हो गई होंगी, ठीक है फ्रेंड? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो मैं आपको कनेक्ट करना चाहता हूँ कि किस तरह से हमारा अर्थ, है ना? हमारा अर्थ कैसे, हमारे अर्थ की उत्पत्ति हुई, हमारे अर्थ की ओरिजिन हुआ, कैसे हमारा अर्थ बना, ठीक है? फिर उसके ऊपर लैंड डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है? आज जो हम महाद्वीप देख रहे हैं, कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, वो कैसे डेवलप हुए, ठीक है? दूसरी बात कि आज जो है हम चारों तरफ अपने देखते हैं एनवायरनमेंट, हवा देखते हैं हमारे चारों तरफ है, ठीक है? अगर स्पेस में चले जाएँ तो हवा नहीं है, ठीक है? तो एटमॉस्फेयर डेवलपमेंट कैसे हुआ? इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर देखेंगे। और तीसरी बात, आज हम देखते हैं एक बिग वाटर बॉडी अपने अर्थ पे, है ना? जो कि 71% ऑफ टोटल ग्लोब है, अर्थ है, ठीक है? तो 71% ऑफ वाटर सराउंड व्हिच कवर्स ऑल ओवर द अर्थ, है ना? रिमेनिंग पार्ट दैट इज 29% विच कवर लैंड, ठीक है? तो ये चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ से समझेंगे कि हमारा अर्थ का ओरिजिन का, मैं ताकि आपका टॉपिक जो है मिला रहे, आपका टॉपिक छूटे ना, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ओरिजिन ऑफ द अर्थ मैंने आपको बता दिया है। ओरिजिन ऑफ द अर्थ मैंने आपको बता दिया है कि अर्थ कैसे बना, ठीक है? अर्थ कैसे बना, उस पे बहुत सारी थियरीज हैं, उसको मैंने डिस्कस किया है पिछले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। फिर हमारा अर्थ, जब हमारा अर्थ बन गया, उस समय फ्रेंड, ये अगर आप कहें तो इसे आप प्रिमिटिव अर्थ कह सकते हो, प्रिमिटिव अर्थ कह सकते हो, प्रिमिटिव अर्थ। उस समय अर्थ अगर आप कहो तो प्रोटो अर्थ भी कह सकते हो। इस समय हमारा अर्थ मॉल्टन, हमारा अर्थ जो है मॉल्टन कंडीशन में था, मॉल्टन कंडीशन, मॉल्टन कंडीशन में था, बहुत ही हॉट था, ठीक है? बहुत ही हॉट था। तो हमारे अर्थ का जो है ओरिजिन टाइम क्या है, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ फॉर्म, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि इससे अर्थ की ओरिजिन के बारे में, तो ये जो है मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी, जो कि नेबुलर हाइपोथेसिस है ना? इसको मान करके, और एक और थियरी जिसमें मैंने प्लैटिसिमल थियरी आपको बताया था, पिछले क्लास में मैंने इसको डिस्कस किया है, आप इसको देख सकते हो। दोनों को मिला करके एक नई थियरी आई, जिसका नाम पड़ा मॉडर्न मॉडर्न एक्रीशन एक्रीशन थियरी, ठीक है?
इसे आप मैट भी कह सकते हो, मैट ऐसे कह लो, कोई दिक्कत नहीं, याद करने के लिए मैट कह लो। तो मॉडर्न एक्वेशन थियरी, तो इसे कहा गया, ठीक है। तो इसमें बताया क्या गया दोस्तों, इस कहानी में शॉर्ट में बता देता हूँ, समरी टाइप का। इसमें क्या हुआ कि इस कहानी में बताया गया कि भैया ऐसा था कि सबसे, आप स्पेस मान लो अभी खाली है, मान लीजिए स्पेस पूरा, मान लीजिए कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। तो माना गया कि इस स्पेस में एक ह्यूज, एक जायंट रोटेटिंग क्लाउड था, जो कि डस्ट और गैसेस से बना हुआ था, ठीक। ओके। दूसरी बात, उसमें क्या हुआ, ग्रेविटी के कारण कोलिजन स्टार्ट हुआ, है ना, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो चीजें क्या हुई, पास पास आने लगी, सिकुड़ने लगी। जब सिकुड़ने लगी तो सेंटर पे पड़ने लगा बहुत प्रेशर, सेंटर पे दबाव बढ़ गया। जब सेंटर पे दबाव बढ़ा तो क्या हुआ, चीजें कोलाइड कर रही थी, कोलिजन कर रही थी, इससे फ्रिक्शन भी जनरेट हो रहा था, इस फ्रिक्शन के कारण भी हीट थी। और दूसरी बात, इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी थे। आप अगर देखें तो अर्थ में भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जहां पे आप देखेंगे एस्थेनोस्फीयर भी आता है। और आप अगर देखें तो आप कोर में जाएंगे तो आउटर कोर जो कि लिक्विड में है, इसी कारण है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट उस समय भी थे, है ना, क्योंकि अर्थ भी तो उसी का पार्ट है, उसी नेबुला का पार्ट है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, दूसरे में तो अर्थ ग्रेविटी के कारण कॉन्ट्रैक्शन हुआ, प्रेशर बढ़ा सेंटर पे, और वहां पे रेडियो एक्टिव डिके हुआ, जिससे एनर्जी रिलीज हुई और एक कंडीशन बनी, यानी कि टेम्परेचर वहां पे बढ़ा और इंटेंस प्रेशर था उस पर, जिससे क्या हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हुआ। और जब न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हुआ तो वहां से सन की उत्पत्ति हुई, सन बन गया, ऑरिजिन ऑफ दी सन हुआ, ठीक है। ओके। उसके बाद सन के जो आसपास जो डस्ट पार्टिकल सन के सराउंडिंग में घूम रहे थे, वो बाद में क्या हुए, कोयलस हुए, एक दूसरे से उनमें भी कोलिजन हुआ, ठीक है। और वो जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जुड़े, ठीक है, और इससे उनकी ग्रेविटी बढ़ी, ठीक है। और बाकी आसपास के जो डस्ट पार्टिकल थे, वो भी क्या किए, उनसे आकर के जुड़ गए, ठीक है। इससे क्या हुआ, यानी डस्ट पार्टिकल पेबल में बने, पेबल जो है रॉक में बना, रॉक जो है प्लैटिसिमल में बना, प्लैटिसिमल जो है प्लैनेट्स में बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा अर्थ यानी प्लैनेट बन करके तैयार हो गया, ठीक है। तो हमारा अर्थ जो है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो बन गया। एक्सट्रीमली हॉट था, यानी बहुत ही गर्म था, ठीक है, बहुत ही गर्म था। आज अगर आप देखें तो उस पे लावा जैसे, जिस तरह से आज आप देखें, अगर आप वोल्केनिक इरप्शन देखे होंगे फोन पे या आप डायरेक्ट जाके देखे होंगे, तो आपने देखा होगा जिस तरह से पानी को उबालते हैं, और बहुत, जब आपकी एक्सट्रीम वो होती है, फ्लेम होती है, एक्सट्रीम फ्लेम पे आप जब उसको आप करते हो, गैस आप तेज करके जब आप उबालते हो पानी को, तो उसमें देखो बहुत ऊंचे ऊंचे पे बुलबुला निकलता है, ठीक है, बबल जो है बहुत ऊपर ऊपर निकलते हैं। ऐसे ही अगर आप देखें तो वहां पे भी क्या होता है, लावा उछल रहा होता है। ऐसे ही अर्थ पे भी क्या हो रहा था, लावा उछल रहा होता है, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ देखिए, फ्रिक्वेंट मेटेओराइट बम्बार्डमेंट। दूसरी बात क्या थी कि बहुत सारे क्या वो आ रहे थे, अर्थ पे मेटेओर्स गिर रहे थे, धड़ाधड़ 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 गिर रहे थे। क्यों? क्योंकि अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर था ही नहीं, तो उसके उसको कोई भी चीज जला नहीं सकता था। अब तो मेटेओर आते हैं तो मेसोस्फीयर में क्या होता है, उनका 90% पार्ट जो होता है जल जाता है, ठीक है ना। तो ऊपर का जो लेयर है वो जल जाता है पूरी तरह से, सिर्फ कोर बचता है, वही जाके अर्थ पे गिरते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे समझते रहिएगा। फिर आता है वोल्केनिक इरप्शन फ्रिक्वेंटली, क्योंकि अर्थ उस समय क्या हो रहा था, ठंडा भी तो हो रहा था। जब अर्थ ठंडा हो रहा था, तो अर्थ जब ठंडा होता है कोई चीज तो क्या होता है, सिकुड़ता है। जब वो सिकुड़ेगा तो उसमें जो गैसेस थी वो क्या करेंगी, आसपास से निकलने की कोशिश करेंगी। जब गैसें निकलने की कोशिश करेंगी तो क्या होगा, इस तरह से वहां से जब गैसें निकलेंगी प्रेशर से, तो मैग्मा भी क्या होगा, निकलेगा, क्योंकि बाहर की लेयर जो है ठंडी हो रही है। जैसे आपने देखा होगा दूध, दूध आपने देखा होगा, जब आप दूध को पकाते हो तो ऊपर से पतली लेयर बन जाती है, ठीक है। जब पतली लेयर बन जाती है और आप फ्लेम को बढ़ाते हो, तो वो पतली लेयर क्या करती है, गैस को निकलने नहीं देती है, गैस ट्रैप कर लेती है। गैस ट्रैप कर लेती है तो क्या होता है, ऐसे उठते चला जाता है, उठते चला जाता है, उठते चला जाता है। फिर एक समय के बाद वो फट जाता है, फटने के बाद पूरा दूध धधा धधा बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि गैस निकलती है ना, और गैस के साथ में लिक्विड भी बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ,
जो गैसें निकल रही थी, क्योंकि उसमें इतनी अर्थ जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म थी और कहीं भी हल्का-सा भी कूलिंग हुई, ठंडा हुआ, तो वहाँ से जो गैसें ट्रैप होती थी, फटाक से निकलती थी। इसलिए बहुत ज़्यादा जो है वोल्केनिक इरप्शन अर्थ पर हो रहा था। ठीक है? हर सेकंड में हो रहा था, ठीक है? अब आता है इस समय, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा अर्थ जो है, लैंड का मतलब आज की जिस तरह से हम आज लैंड देखते हैं अर्थ के ऊपर, क्या उस समय ऐसे लैंड था, हम उस पे खड़े हो सकते थे? नहीं खड़े हो सकते हैं, ठीक है? तो उसमें अगर हम खड़े होते, उसी के अंदर घुस जाते, भाई जल जाते पूरी तरह से, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड, तो यहाँ पे कोई उस समय कोई लैंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। दूसरी बात, क्या कोई ओशन था? कोई पानी था? भाई पूरा अर्थ जो है मैग्मा, पूरा लावा की तरह बना है, लावा की तरह है, तो उसमें पानी कहाँ रहेगा? ठीक है ना? पानी उसमें कहाँ रहेगा? तो यहाँ पे नो ओशन, मतलब वाटर वेपर। अभी आप देखोगे जब गैसें निकलेंगी, इसके साथ में देखो, ये जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसी कॉम्बिनेशन से क्या बना हुआ है? वाटर बना हुआ है, ठीक है ना? तो ये गैसें ही तो हैं भाई, ये गैसें ही तो हैं। ये गैसें जब जाएंगी ऊपर, जब निकलेंगी, तो आगे ऊपर जाके कंडेंसेशन होगा, और जब कंडेंसेशन होगा, तो ये गैसें क्या बन जाएंगी? वाटर का फॉर्म ले लेंगी, H2O बन जाएंगी। और H2O क्या होता है? वाटर होता है। तो वाटर बन जाएगा, जो कि क्लाउड होगा, बाद में फिर बारिश होगी, ठीक है? तो फिर हमारे ओशन पे आएगा, है ना पानी, तब जाके ओशन बनेगा। तो ओशन भी नहीं था। क्या एटमॉस्फेयर था? एटमॉस्फेयर भी नहीं था, क्योंकि ये पूरी तरह से अभी गर्म था, ठीक है? अभी गैसें इसमें ट्रैप हुई थी, थोड़ी बहुत गैसें निकल रही थी, ठीक है? जिसके कारण वल्केनिक इरप्शन भी हो रहा था, ठीक है फ्रेंड? और अगर आप देखें तो इसमें क्या होता है, बुलबुले अपने आप से निकले, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट थी, ठीक है? और आप ये भी देखें कि एस्टेरॉयड, मेटेओर्स जो है धड़ाधड़ इस पे गिर रहे थे, ठीक है? बम्बार्डमेंट चल रहा था, और फिर नो लाइफ, कोई भी लाइफ अर्थ पे नहीं थी। कैसे एग्जिस्ट कर सकती है भाई लाइफ, है कि नहीं? क्या पेड़ पौधे देखिए, अगर आप देखिए वल्केनिक इरप्शन जहाँ पे होता है, वल्केनिक इरप्शन, क्या वहां पे कोई जीव बच सकता है अगर लावा उसके ऊपर आ जाता है? कोई पेड़ पौधे बच सकते हैं या हम बच सकते हैं? नहीं बच सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई रॉक उसमें आ जाती है, तो वो भी उसके साथ पिघल जाती है, उसके साथ जो है क्या होती है, मिक्सअप हो जाती है ना? क्योंकि लंबे समय तक जब वल्केनिज्म होता है, तो वहाँ के चारों तरफ एरिया को भी वो उसके जो रॉक मैकेनिज्म होता है, उसके मैकेनिज्म को ही चेंज कर देता है, ठीक है? उसको क्या करता है, पिघला देता है, मेल्ट कर देता है। तो आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई कि हमारी अर्थ 4.6 बिलियन ईयर्स बन गई, ठीक है? इतनी बातें क्लियर हुई। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए इधर, कि 4.6 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ फॉर्म। दूसरा, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो डिफरेंशिएशन स्टार्टेड। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन क्या होता है फ्रेंड? इसमें आप देखोगे, तो जब हमारा अर्थ मॉल्टन फॉर्म में था, तो क्योंकि अर्थ मॉल्टन फॉर्म में था, और इस तरह से इसमें जो एलिमेंट्स थे, वो बहुत ही तेज से गति कर रहे थे, है ना? बहुत तेज से मूवमेंट कर रहे थे, ठीक है? इसमें कन्वेक्शनल करंट चल रही थी, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, है ना? तो सारे मिक्सअप हो गए थे। तो अब धीरे धीरे जब अर्थ जो है ठंडा होने लगा, ठीक है, थोड़ा स्टेबल स्टेबल होने लगा, है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भारी कण थे, भारी जो एलिमेंट थे, वो क्या कहाँ पे आ गए? अर्थ के सेंटर पे आकर के एक्यूमुलेट होना शुरू हुए, ठीक है? तो आयरन और निकल क्या हुए? अर्थ के सेंटर पे जाकर के क्या हुए? चले गए, जहां पे आज हम जिसको हम कोर कहते हैं, ठीक है? और जो मीडियम टाइप के थे, वो यहाँ पे ऐसे काके क्या करिए, क्या करें, इस तरह से एक्यूमुलेट हुए इस तरह से, है ना? तो जो एलिमेंट्स थे मीडियम एलिमेंट थे मीडियम एलिमेंट, वो क्या किए बताइए? जो मीडियम एलिमेंट थे, वो जो है मेंटल, उनसे क्या बन गया? मेंटल, ठीक है? और फिर जो आउटर साइड अगर आप देखें, आउटर साइड आउटर साइड आप देखें, तो यहाँ पे बन गया हमारा क्रस्ट। ये जो है मान लीजिए यहाँ पे सेंटर है, और ये जो है मीडियम, ठीक है? और ये जो है क्रस्ट बन गया, आप देखोगे तो सिलिकेट एलिमेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे क्रस्ट में, ठीक है? और यहाँ पे आप देखोगे मेंटल में, तो ओलिवीन मिनरल आपको मिलेगा, ठीक है? गैब्रो मिलेगा, ठीक है? एस्थेनोस्फेयर लेयर भी आपको इसी मिल जाएगी मेंटल में ही, ठीक है? फिर बात है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? चलिए, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, ठीक है? चलिएगा आगे समझते हैं यहाँ से। हाँ, यहाँ पे देखिएगा, 4.4 टू 4 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ?
लिथोस्फेयर क्रस्ट फॉर्म हुई। लिथोस्फेयर जो हमारा है वो फॉर्म हुआ कब? 4.4 से लेकर के 4 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, क्लियर बात है। और फिर 4.4 बिलियन ईयर्स अगो वाटर वेपर कंडेंस्ड। जो वाटर वेपर है, यहाँ मान लीजिए इस तरह से अर्थ हमारा है, तो ये वाटर वेपर कंडेंस हुआ और इस तरह से बनाया। क्या बनाया बताइए? अर्थ की चारों तरफ बन गया। बताइए क्या बन गया दोस्तों? अर्थ के चारों तरफ इस तरह से बन गया आपका क्लाउड। अर्थ के चारों तरफ इस तरह से क्लाउड बन गया और बारिश, धड़ाधड़ बारिश होना शुरू हुई। अर्थ पे धड़ाधड़ बारिश होना शुरू हो गई। ठीक है, क्लियर बात है। यहाँ पे वाटर वेपर कंडेंस हो गया और फिर 4.3 टू 4 बिलियन ईयर्स अगो ओशंस फॉर्म हुआ। ठीक है, जो यहाँ पे अर्थ पे गड्ढे थे, ठीक है, अर्थ पे जो गड्ढे बने हुए थे, अर्थ जब सिकुड़ा तो जो गड्ढे बने हुए थे उसी में क्या हुआ, ये जो वाटर है वो एक्यूमुलेट हुआ, वाटर एक्यूमुलेट हुआ, जिससे हमारा ओशन बन गया। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे 4 बिलियन ईयर से अगर अगो देखें तो स्टेबल एटमॉस्फेयर बन के तैयार हो गया। ठीक है, यानी कि अब हमारा एटमॉस्फेयर स्टेबल हो चुका था। ठीक है, यहाँ पे डेवलप हुआ। फिर आता है 2.4 बिलियन ईयर्स अगो, तो ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? साइनोबैक्टीरिया एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसने क्या किया, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, है ना, बाय द फोटोसिंथेसिस इट इट जनरेटेड ऑक्सीजन, है ना, इट रिलीज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, यू कैन से। फिर लेटर क्या हुआ बाद में? मॉडर्न एटमॉस्फेयर इवॉल्व। आज का जो एटमॉस्फेयर है इवॉल्व हुआ, जिसमें 78% नाइट्रोजन आपका, 21% आपका ऑक्सीजन, 0.03% आपका CO2 है, आर्गन आपका 0.9% आप देखें तो इस तरह से है। ठीक है ना, तो आई होप इतनी क्लियर हो रही है। फिर अमोनिया, मेथेन, दुनिया भर का ये सब इस तरह से गैसें हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई दोस्तों, बताइएगा। तो यहाँ पे आपका इस तरह से अर्थ, यहाँ पे अर्थ ओरिजिन हुआ, अर्थ बना 4 पॉइंट, यहाँ पे मैं लिखूं क्या? इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ। ठीक है, चलिए इरेज कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए, ऐसे मैं कहाँ लिखूंगा इसमें? चलिए आइए समझते हैं कि हमारे लिथोस्फेयर का ओरिजिन कैसे हुआ। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि अर्थ का जो है वो अर्थ हमारा मॉडर्न फॉर्म में था, प्रिमिटिव अर्थ। हमारा जो प्रिमिटिव अर्थ था, ठीक है, जो बना 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, है ना, तो वो कैसे था दोस्तों? वो था हॉट एंड मॉल्टन फॉर्म में, मॉल्टन फॉर्म में था। ठीक है, तो ये हॉट था, मॉल्टन फॉर्म में था। ठीक है, फिर ये क्या हुआ, यहाँ पे शुरू हुई कूलिंग, है ना, और कूलिंग ने क्या किया? कूलिंग की वजह से हुआ सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन जब हुआ तो अर्थ का जो क्रस्ट है, क्रस्ट फॉर्म, क्या हुआ? क्रस्ट फॉर्म हुआ, इसको हमने लिथोस्फेयर कहा। हालांकि लिथोस्फेयर जो होता है ना फ्रेंड, वो क्रस्ट प्लस अपर पार्ट, अपर पार्ट ऑफ द अपर मैंटल, अपर अपर मैंटल, ठीक है, अपर मैंटल का अपर पार्ट मिला करके, क्रस्ट के साथ मिला करके हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लिथोस्फेयर इवॉल्व हुआ। ठीक है फ्रेंड,
तो यहाँ पे समझ में आई आपको बात कैसे हमारा लिथोस्फीयर इवॉल्व हुआ। तो ये इसका 4.5 बिलियन ईयर मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंशिएशन स्टार्टेड। डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था heavier elements started settle down at the center of the अर्थ। तो हैवियर एलिमेंट्स आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, आयरन, निकल, ठीक है। फिर अगर आप देखें तो और लाइटर एलिमेंट्स सेटल्ड एट नियर बाई द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। अर्थ के सरफेस के पास ही क्या हुए, ये सेटल हुए, ठीक है। और बना क्या, एंड फॉर्म्ड क्रस्ट विच इज कॉल्ड, इनको बोला गया सिलिकेट एलिमेंट्स, है ना। ओके, तो यहाँ पे ये लिथोस्फेयर बनने का जो प्रोसेस था, वो प्रोसेस क्या क्या था बताइए। प्रोसेस था, पहली बात तो अर्थ क्या कर रहा था, एक मैग्मा, एक लावा था, है ना, लावा की तरह गर्म था, ठीक है। तो उसकी हुई कूलिंग, है ना, कूलिंग हुई, और कूलिंग हुई और हुआ फिर डिफरेंशिएशन हुआ। डिफरेंशिएशन मतलब जो हैवी एलिमेंट था, हैवी एलिमेंट वो कोर के पास इकट्ठा हुआ, और लाइटर एलिमेंट वो जो है सरफेस के पास इकट्ठा हुआ, ठीक है। और फिर क्या हुआ, इनका हुआ सॉलिडिफिकेशन हुआ। तो 3 प्रोसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले कूलिंग, डिफरेंशिएशन, उसके बाद सॉलिडिफिकेशन हुआ, और फिर हमारा बन गया आपका लिथोस्फेयर, बन के हो गया तैयार, ठीक है। लिथोस्फेयर बन के तैयार हो गया आपका, ठीक है दोस्तों। ओके, अब हम पढ़ते हैं सेकेंड, वो है हमारा एटमॉस्फेयर कैसे बना, वो समझ लेते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब हम हेडिंग डालते हैं इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। आप लोग सोच रहे होंगे क्या लिथोस्फेयर में इतना ही पढ़ना है, या एटमॉस्फेयर में जितना आप बता रहे हैं इतना ही पढ़ना है। तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको जब मैं जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करूंगा ना, तो एक बार यहाँ से ही आपको बताना शुरू करूंगा, जियोमॉर्फोलॉजी से, ठीक है। जब मैं क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करूंगा तो मैं फिर से यहीं से ही स्टार्ट करूंगा, और जब मैं ओशनोग्राफी स्टार्ट करूंगा तो अभी मैं जब बताऊंगा इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, तो मैं वहीं से शुरू करूंगा, ताकि जो टॉपिक का कनेक्टिविटी है, लिंक है, वो ना टूट जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसका मतलब होता है कि डेवलपमेंट ऑफ द एयर ओवर द एयर इनवेलप कह लीजिए, डेवलपमेंट ऑफ द एयर इनवेलप ओवर द अर्थ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे लीजिए फर्स्ट स्टेज, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अर्थ क्या था, एक्सट्रीमली अर्थ एक्सट्रीमली हॉट था। तो यहाँ पे जब डी गैसिंग हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा था, वल्केनिक इरप्शन,
वोल्केनिक इरप्शन हो रहे थे, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में अगर आप देखें तो गैसेस गैसेस which emerged gases which emerged in the in the first stage, those were those were हीलियम एंड हाइड्रोजन, ठीक है। हीलियम और हाइड्रोजन थी, है ना। मैं यहाँ लिख दूं पूरा क्या, चलिए लिख देता हूँ, हीलियम एंड हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ लिखिए दे escaped they escaped into the space, यानी एटमॉस्फेयर क्या हुआ, एटमॉस्फेयर डिसअपियर्ड। पहली स्टेज में एटमॉस्फेयर क्या हुआ, डिसअपियर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड स्टेज में। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ बताइए। सेकेंड स्टेज में दोस्तों, सेकेंड स्टेज में यहाँ पे बहुत से, यहाँ पे क्या निकला सेकेंड स्टेज में, क्योंकि वल्केनिक इरप्शन तो हो ही रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि सेकेंड स्टेज में आप देखें तो वाटर वेपर, वाटर वेपर आया। दूसरा आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई। तीसरा आप अगर देखें नाइट्रोजन आई। चौथा आप देखें तो मेथेन, मेथेन आई। पांचवा आप देखें तो अमोनिया, NH3 अमोनिया, अमोनिया गैस आई, ठीक है। तो अगर आप देखें तो अर्थ यही हमारा है ना। अब इसमें से क्या हुआ, इस तरह से गैसें निकली, इसमें से वाटर वेपर निकला, ठीक है, और मेथेन और अमोनिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, गैस का इनवलप बन गया, ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या क्या चीजें आपको दिखी, वाटर वेपर दिखा अर्थ पे, और कार्बन डाइऑक्साइड दिखा, नाइट्रोजन दिखा, मेथेन दिखा, अमोनिया एक्सेट्रा भी लिख सकते हैं आप, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ मैंने बताया आपको क्या हुआ। तो पहले स्टेज में क्या आपको दिखा, यहाँ पे मान लीजिए हीलियम और प्लस हाइड्रोजन जो कि स्पेस में चले गए और आपका एटमॉस्फेयर नहीं बना, ठीक। और दूसरे स्टेज में अगर आप देखें तो क्योंकि ग्रेविटी, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्रेविटी भी तो अच्छी नहीं थी। कारण क्या था, कॉजेज क्या थे, रीजन कि एटमॉस्फेयर नहीं बना। पहला रीजन क्या था, वीक ग्रेविटी। पहला रीजन था दोस्तों कि ग्रेविटी वीक थी। क्यों, ग्रेविटी क्यों वीक थी, क्योंकि अर्थ में, अर्थ स्टेबल नहीं था, अर्थ स्टेबल नहीं था। जो हैवी मेटल थे वो पूरी तरह से अभी सेटल डाउन नहीं हुए थे, ठीक है। और दूसरी बात क्या था कि दूसरी बात क्या था यार, वीक ग्रेविटी था। और दूसरी बात मुझे याद नहीं आ रहा है क्या था दूसरी बात, दूसरी बात क्या था, लेट मी चेक क्या था दूसरी बात, देखने दीजिए थोड़ा सा। हाँ, कहाँ गया यार, हाँ, यस यस यस, स्ट्रॉन्ग सोलर विंड थे, स्ट्रॉन्ग सोलर विंड, स्ट्रॉन्ग सोलर विंड्स, सोलर विंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। और तीसरी बात हाई टेम्परेचर था, टेम्परेचर बहुत ही हाई था, है ना, हाई टेम्परेचर था, ठीक है। पहला क्या था कि वीक ग्रेविटी थी, दूसरा था स्ट्रॉन्ग विंड्स थी, है ना, सोलर, स्ट्रॉन्ग सोलर विंड थी, हाई टेम्परेचर। आज के टाइम में एटमॉस्फेयर हमारा, हमारे एटमॉस्फेयर की अवेबिलिटी के कारण सोलर विंड्स हमारे अर्थ पर नहीं आ पाती हैं। और दूसरी बात, सोलर, ये तो अर्थ एटमॉस्फेयर भी है, और दूसरा क्या है जानते हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड। हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग है कि उस अर्थ के अंदर
सोलर विंड्स प्रवेश एंटर ही नहीं कर पाते हैं, अदरवाइज आज कुछ भी हमारे अर्थ पर नहीं बचता। ठीक है, ये बात है, बताइएगा यहाँ तक कोई दिक्कत कि क्यों नहीं था पहली बार फर्स्ट स्टेज में हमारा एटमॉस्फेयर क्यों नहीं आया? क्योंकि ग्रेविटी वीक थी अर्थ की। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग सोलर विंड चल रहे थे, क्योंकि एटमॉस्फेयर था नहीं, डायरेक्ट जो है जो सोलर विंड थी अर्थ के ऊपर आ रहे थे, और हाई टेम्परेचर था, अर्थ का उस समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। और यहाँ पे क्या हुआ, अर्थ फर्दर कूल किया, अर्थ फर्दर कूल किया, और क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी भी, क्योंकि अब जो है जो हैवियर मेटल थे, हैवियर मेटल थे, हैवियर मेटल क्या हुए दोस्तों, हैवियर मेटल सेटल डाउन हो गए, है ना, सेटल डाउन हो गए। इससे क्या हुआ, सेंटर पर क्या हुआ, यहाँ पे ग्रेविटी बढ़ी, ग्रेविटी इंक्रीज हुई, और इन सभी चीजों को, वाटर वेपर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन, मीथेन, अमोनिया, इन सबको अर्थ ने ट्रैप किया, अर्थ ने ट्रैप किया। ठीक है, अब होता है, अब आता है आपका थर्ड, थर्ड स्टेज आता है। तो थर्ड स्टेज में क्या हुआ बताइएगा? थर्ड स्टेज में दोस्तों क्या हुआ, बायोलॉजिकल, यहाँ पे अगर आप देखो तो एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, है ना, इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, ब्लू, सॉरी ब्लू बोल रहा हूँ, सॉरी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये क्या करता है, क्योंकि ग्रीन और ग्रीन, यहाँ इसमें क्या है बताइए, क्लोरोफिल है, इसमें है दोस्तों क्लोरोफिल, जिसके प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होने लगा। क्या होने लगा बताइए, फोटोसिंथेसिस होने लगा, जिससे क्या हुआ बताइए, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हुआ बताइए, रिलीज हुआ, और ऑक्सीजन रिलीज होने के कारण ओजोन लेयर, ओजोन लेयर बनी। क्या बनी, ओजोन लेयर बनी, और ओजोन लेयर जब बनी तो ये अर्थ जो हमारा है वो ऑर्गेनिज्म सपोर्टिव बना, ऑर्गेनिज्म या लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट बन गया। हमारा जो अर्थ है ना वो क्या बन गया बताइए, लाइफ सपोर्टिंग, लाइफ सपोर्टिंग, बताइएगा, लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट बन गया, है ना। क्योंकि अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो आज जो प्लांट है, एनिमल है, क्या हम लोग सभी जीवित रह पाते, सर्वाइव कर पाते, नहीं कर पाते। ठीक है, तो अगर अब थोड़ा देखिए, अगर कि ओजोन लेयर में थोड़ी छेद हो गई थी तो हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा क्या किया, हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा इसे कंट्रोल किया। ठीक है दोस्तों, चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई, बताइए, समझिएगा, बताइएगा। तो आपने देखा कि आज का जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, आज का एटमॉस्फेयर, मॉडर्न एटमॉस्फेयर क्या हुआ, यहाँ पे नीचे ही लिखना था कि मॉडर्न एटमॉस्फेयर आपका, मॉडर्न एटमॉस्फेयर इवॉल्व, मॉडर्न एटमॉस्फेयर आपका इवॉल्व हो गया। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, बताइए, चलिए अब हम चलते हैं इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, जो हमारे अर्थ पे पानी दिखता है वो कैसे है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस के थ्रू हुआ। तो यहाँ पे पहला वल्केनिक डिगैसिंग हुआ, है ना, वल्केनिक डिगैसिंग हुआ। ठीक है, जिससे क्या हुई, गैसेस आ गई। ठीक है दोस्तों, और फिर लास्ट में एक्यूमुलेशन ऑफ गैसेस, और फिर इसके वजह से क्या बन गया आपका एटमॉस्फेयर, चारों तरफ इस तरह से अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर बन के तैयार हो गया। चलिए, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट, जो कि हमारा है इवोल्यूशन ऑफ द
हाइड्रोस्फीयर मतलब डेवलपमेंट ऑफ वाटर बॉडीज ओवर द अर्थ। अर्थ के ऊपर जो आज हम वाटर बॉडीज देखते हैं वो कैसे आई। लेट मी चेक वीडियो कितना लंबा हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़िया है, बहुत अच्छा। चलिए, डेवलपमेंट ऑफ वाटर बॉडीज ओवर दी अर्थ, कि अर्थ के ऊपर हमारी वाटर बॉडीज कैसे डेवलप हुई, इसको हमको समझना है। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे समझिएगा। ड्यू टू ड्यू टू वल्केनिक इरप्शन ड्यू टू वल्केनिक इरप्शन ड्यू टू वल्केनिक इरप्शन वेरियस गैसेस वेरियस गैसेस वेरियस गैसेस started releasing into the Earth's atmosphere, है ना। बहुत सी गैसें क्या हुई, एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट होने लगी, है ना। तो अब क्या हुआ, है ना, यहाँ पे अर्थ एटमॉस्फेयर, यहाँ मैं लिख देता हूँ। चलिए ठीक है, ओके। along with along with these gases, water vapor water vapor also रिलीज। वाटर वेपर क्या हुआ, रिलीज हुआ। ठीक है, आप देखें इस तरह से अर्थ हमारा है, वल्केनिक इरप्शन हो रहा है। ठीक है, थोड़ा बड़ा रबाब बना रहा हूँ मैं। इस तरह से हमारा अर्थ है, यहाँ पे समझिए, या मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ देखिए। ठीक है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अर्थ हमारा है, यहाँ पे इस तरह से वल्केनिक इरप्शन हो रहा है। ठीक है, इस तरह से वल्केनिक इरप्शन हो रहा है। तो यहाँ से क्या हुआ, बहुत सी गैसें निकल रही हैं। ठीक है, बहुत सी गैसें निकल रही हैं, ऐसा नहीं कि वहीं अकेले से हो रहा है, हर जगह से, है ना। तो यहाँ से भी गैसें निकल रही हैं, यहाँ पे भी बना लीजिए एक। ठीक है, इस तरह से गैसें यहाँ से निकल रही हैं। तो इसके साथ में वाटर वेपर भी निकल रहा है। क्या निकल रहा है, वाटर वेपर भी निकल रहा है, वाटर भी निकल रहा है, वाटर वेपर भी निकल रहा है ना। वाटर वेपर यहाँ समझ लीजिएगा, वाटर वेपर निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वाटर वेपर जब निकला और जाकर के ऊपर जब ठंडा हुआ, कूल हुआ, तो यहाँ पे बन गया क्लाउड। इस तरह से यहाँ पे बन गया क्लाउड, इस तरह से यहाँ पे बन गया क्लाउड, ऐसे बन गया क्लाउड। ठीक है, इस तरह से क्लाउड बन गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बारिश शुरू हो गई, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे बारिश शुरू हो गई। इस तरह से बारिश शुरू हो गई दोस्तों। ठीक है, अब बारिश होने लगी, तो जो हम्म हम्म क्या मैंने लिखा, ये रिलीज एंड 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 after attaining after attaining after attaining a height
after attaining a height, it started या कह सकते हो आफ्टर अटेनिंग हाइट कंडेंसेशन स्टार्टेड। Condensation started and formation of cloud occurred। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड बन गया है ना, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड हो गया। तो जब फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मेशन भाई जो क्लाउड बन गया है तो अब तो बारिश होगी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, तो यहाँ पे बारिश हुई है ना। रेनफॉल started and continued for millions of years, ये है मिलियंस ऑफ ईयर्स, ध्यान रखिएगा, ये होता है ना मिलियंस, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स तक क्या हुआ, बारिश होती रही। तो जो भी डिप्रेशन थे, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डिप्रेशन formed due to various volcanic eruptions and frequent bombardment of celestial objects, है ना। जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स थे बहुत ही ज्यादा उनके बम्बार्डमेंट से भी, और जो बहुत सा देखोगे आप तो वेरियस वल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक है। और यहाँ पे प्लेटें भी तो खिसक रही थी, प्लेट टेक्टोनिक भी तो आ रहा था, प्लेटें खिसक रही थी, अभी हम आगे पढ़ेंगे वो चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेटें भी खिसक रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता, डिप्रेशन बन रहा था। तो डिप्रेशन फॉर्म्ड ड्यू टू वेरियस वल्केनिक इरप्शंस एंड फ्रीक्वेंट बम्बार्डमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, यहाँ पे लिखिएगा, was filled with this intense rainfall, यहाँ पे शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, इंटेंस रेनफॉल, तो आप बना लीजिएगा। बहुत इस इंटेंस रेनफॉल के कारण ये सारे डिप्रेशन क्या हुए, भर गए, एंड यही क्या हुए, बन गए, एंड like this oceans you can say evolved, या हाइड्रोस्फेयर इवॉल्व, ठीक है। अभी जब मैं आपको ओशनोग्राफी पढ़ाऊंगा दोस्तों, जब मैं आपको अभी मैं पहले शुरू करूंगा जियोमॉर्फोलॉजी, है ना, जियोमॉर्फोलॉजी शुरू करूंगा। दूसरा फिर मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगा। क्लाइमेटोलॉजी के बाद हम पढ़ेंगे क्या बताइए, ओशनोग्राफी, है ना। इसको हम जब फिजिकल ज्योग्राफी को बहुत बढ़िया से समझ लेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी को जब हम बढ़िया से समझ लेंगे तब इसको हम अप्लाई करेंगे। जैसे हम ह्यूमन ज्योग्राफी में जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे लैंड फॉर्म पढ़ेंगे,
रिवर वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे रिवर कैसे ह्यूमन के लाइफ को इम्पैक्ट करती है, कैसे सॉइल जो है एग्रीकल्चर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कैसे जो है पेड़-पौधे रॉक पे कैसे रॉक कैसे बन सॉइल में कन्वर्ट होती है, ये सारी चीज़ें कैसे ये अर्थ जो है, फिजिकल ज्योग्राफी कैसे ह्यूमन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है? यहाँ पे समझिएगा जो जियोमॉर्फोलॉजी हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे, है ना? यहीं पे हम पढ़ेंगे आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थक्वेक, वल्केनिज्म, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में, इंट्रोजेनेटिक फोर्स क्या है, एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या है, ठीक है? फिर यहाँ पे रॉक रॉक साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड? सारी चीजें जो लैंड फॉर्म्स होता है, कास्ट टोपोग्राफी, सारी चीजें यहाँ पढ़ेंगे। ओशनोग्राफी जब हम पढ़ लेंगे, तो एक बार मैं आपको फिर से ओशन क्लाइमेट कैसे बना है, यानी कि एटमॉस्फेयर अर्थ पे कैसे बना है, एक बार मैं फिर से डिस्कस करूंगा, ठीक है दोस्तों? उसके साथ में मैं फिर से आपको फर्स्ट स्टेज में कौन सी गैसें, आप देखो तो हीलियम, हाइड्रोजन, सेकंड स्टेज में कौन सी गैसें बताइए? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, दूसरा CO2, है ना? तीसरा मीथेन, यहाँ पे CH3 लिख दे रहा हूं मैं, CH3 और NH3, CH4 होता है, मीथेन, CH3 अमोनिया, ठीक है? और अगर आप थर्ड में देखो तो हमारा दोस्तों ये तो थी ही, इसके साथ में हमारा ऑक्सीजन आ गया था। क्यों? क्योंकि साइनोबैक्टीरिया उस समय एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आ गया था, जिसके अंदर क्या था, क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल था। क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में, और क्योंकि सन के प्रेजेंस में क्या बनाता है बताइए? ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, ठीक है? ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, ऑक्सीजन रिलीज होती है और ग्लूकोज बनता है, ठीक है? क्लियर बात है? इतनी बातें बताइएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। मैं एक टाइमलाइन आपको लास्ट में बता देता हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि मैंने इतनी चीजें क्या क्या लिख दी, ठीक है दोस्तों? आई होप आपने नोट्स बनाई होगी, प्रॉपर नोट्स मेकिंग की होगी, ठीक है? और अगर आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है दोस्तों, नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको लगता है कि ज्यादा इधर उधर हो जाता है लिखने में, तो मैं तो आपको स्टेप बाई स्टेप लिखा होता हूँ, तो उसके हिसाब से आप लिख लिया करिए, ठीक है? आप जैसे जगह रहती है उस हिसाब से मैं लिख देता हूँ, ठीक है? मान लीजिए इधर जगह है तो मैं इधर लिख दूंगा, और अगर इधर जगह है तो मैं इधर लिख दूंगा, ठीक है? तो इस तरह से मैं लिखता रहता हूँ, तो आप उसी हिसाब से लिख लिया करिए, ठीक है? चलिए, तो आप ऐसा मत सोचिए कि यहाँ लिख देते हैं फिर वहां लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप जो है एक साइड से लिखते चले जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको कंसोलिडेट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने बताया पहले ऑरिजिन ऑफ द अर्थ, ऑरिजिन ऑफ द अर्थ बताया। अर्थ जो है उस समय क्या था, बहुत ही हॉट था, ठीक है? समझ रहे हैं आप? अर्थ बहुत ही हॉट था, ठीक है? अर्थ हॉट था, अर्थ की हुई कूलिंग, है ना? अर्थ ठंडा हुआ, अर्थ ठंडा हुआ, इसका हुआ मतलब ठंडा हो रहा था, तुरंत ठंडा नहीं हो गया, अभी भी ठंडा नहीं हुआ है, अभी भी देखेंगे आप तो वल्केनिज्म होता रहता है। तो हॉट कूलिंग, सॉरी हॉट था, कूलिंग हुई, इसका डिफरेंशिएशन हुआ। इसमें क्या हुआ, जो हैवी एलिमेंट थे वो जो है सेंटर पे जाकर के, कोर पे जिसको बोलते हैं, और जो लाइटर एलिमेंट थे वो जो है सरफेस पे आकर के क्या हुए, एक्यूमुलेट हो गए, सरफेस पे आकर के एक्यूमुलेट हो गए, ठीक है? क्लियर बात है? बोलिए। सिलिकेट एलिमेंट जिनको बोलते हैं। डिफरेंशिएशन के बाद क्या हुआ, सॉलिडिफिकेशन हुआ, सॉलिडिफिकेशन हुआ, यानी कि सॉलिडिफिकेशन हुआ, यानी ये क्या हो गए, सॉलिड बन गए, और जो सॉलिड पार्ट बना वो हमारा बन गया लैंड, और लैंड जो कि हम बोलते हैं लिथोस्फेयर का निर्माण हो गया, ठीक है? ठीक है? जब ये सॉलिडिफिकेशन हो रहा था, तो उस समय वोल्केनिक इरप्शन भी तो हो रहा था, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था, तो वोल्केनिक इरप्शन जब हो रहा था तो इसमें क्या बना बोलिए, एटमॉस्फेयर बना, है ना? एटमॉस्फेयर बना। एटमॉस्फेयर की पहली स्टेज, फर्स्ट स्टेज में हीलियम एंड हाइड्रोजन, इस समय एटमॉस्फेयर डिसअपियर हो गया, क्यों? क्योंकि वीक ग्रेविटी थी, सोलर विंड्स बहुत ज्यादा थी, और टेम्परेचर क्या था, बहुत ज्यादा था, ठीक है? और सेकेंड में अगर आप देखें तो क्या बन गया बताइए, यहाँ पे आपका वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, और फिर आपका मीथेन, और फिर आपका अमोनिया, ठीक है?
और फिर थर्ड स्टेज में आप अगर देखें तो ऑक्सीजन भी आ गया था, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया भी प्रेजेंस हो गई थी, साइनोबैक्टीरिया आ गया था। लिख लीजिएगा, इसी को बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। ब्लू ग्रीन ग्रीन एल्गी आपने देखा होगा, जब किसी नल पे कभी काफी समय तक पानी का भराव हो जाता है, तो आपने देखा होगा छोटी छोटी काई पड़ जाती है, छोटी छोटी काई पड़ जाती है, उसी को बोलते हैं एल्गी, उसी को बोलते हैं एल्गी। तो ये क्योंकि ग्रीन ग्रीन कब है, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो यहाँ पे आप देख रहे हो वाटर वेपर भी निकला। क्या निकला बताइए? वाटर वेपर भी निकला। तो वाटर वेपर जब निकला तो ये क्या बना दिया बताइए? यहाँ बना दिया क्लाउड बन गया। और क्लाउड जब बन गया, क्लाउड ने क्या किया दोस्तों? क्लाउड ने की बारिश। क्या की बताइए? क्लाउड ने की भैया बारिश हमारे अर्थ के ऊपर। और हमारे अर्थ के ऊपर जब बारिश हुई तो जो डिप्रेशन थे, अगर यहाँ पे ऐसे करें, ऐसे मान लें, तो जो डिप्रेशन थे उनमें हो भर गया क्या? वाटर भर गया, इनमें भर गया वाटर, और ये बन गए हमारे ओशंस, है ना। इनको हम पढ़ेंगे ओशनोग्राफी में। जब ओशनोग्राफी पढ़ाएंगे तो ओशन के बारे में सब कुछ पढ़ाएंगे भाई आपको, ठीक है। मिड ओशियानिक रिज क्या होता है ना। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, कॉन्टिनेंटल राइज क्या, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है, कॉन्टिनेंटल राइज क्या होता है, अबेसल प्लेन क्या होता है, गयोट क्या होते हैं, है ना, एटॉल क्या होता है, सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओके, चलिए, इतनी चीजें आई होप क्लियर हो गई। मैंने आपको बताया कि ओरिजिन कैसे हुआ, इस पे बहुत सी थियरीज हैं, ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, आप इसको समझ लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो निश्चिंत होकर के, कुछ भी हिंदी में आपको टाइप करना है, आप हिंदी में टाइप कर दीजिए, इंग्लिश में टाइप करना है, इंग्लिश में टाइप कर दीजिए, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, ठीक है। या आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा अपने टीचिंग स्टाइल में थोड़ी सी और चेंज करनी चाहिए और आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो बताएं, तो मैं उसमें और भी इम्प्रूवमेंट करूंगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए, थैंक यू सो मच कि आपको जो है ये चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, वो हम एक चीज और पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा जियोलॉजिकल जियोलॉजिकल हिस्ट्री जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, है ना। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इसको अगर आपने एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, अगर आपने इसको समझ लिया, एक बार आपने अच्छे से समझ लिया और इसको जो है अर्थ के साथ अलाइन कर लिया, अर्थ के साथ क्या कर लिया बताइए? अलाइन कर लिया इसको, तो ध्यान रखिएगा, आपका पूरा का पूरा ज्योग्राफी, आप ज्योग्राफी का क्रोनोलॉजी आप समझ जाओगे और पूरी तरह से ज्योग्राफी को समझ जाओगे, उसका इवोल्यूशन समझ जाओगे, हर चीजों का इवोल्यूशन समझ जाओगे, ठीक है। फिर आप हर एक चीजों को, इतिहास हो, अर्थशास्त्र हो, यानी इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, एनवायरमेंट इकोलॉजी हो, जैसे मैनेजमेंट क्या है, कैसे, सारी चीजें आप बहुत अच्छे से स्मूथली समझ जाएंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना टाइम दिया इस वीडियो को देखने में, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है फ्रेंड। जय हिंद दोस्तों, चलते।